a brief introduction. What is astrology? Astrology is the study of connection between celestial activity phenomena and earthly events. Means आकाश में प्लैनेट्स एंड स्टार्स के मूवमेंट के वजह से इस पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटती है, जो भी घटनाएं होती है, उसके बारे में हम लोग एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं. एंड दोज हु डू दिस एस्ट्रोलॉजी कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर. ओके, कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर. आकाश में प्लैनेट्स एंड स्टार्स के मूवमेंट के वजह से इस पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम लोग एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं. एंड दोज हु डू दिस स्टडी कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर. ओके, उनको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ कुंडली एंड चार्ट. दो तरह की चार्ट्स बहुत फेमस है इंडिया में, एक इस तरह का एंड दूसरा ये. इसको साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट्स कहते हैं, इसको नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट कहते हैं. दोनों चार्ट का प्रेडिक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है. आप किसी भी चार्ट्स को यूज कीजिए, आपका प्रेडिक्शन उतना ही एक्यूरेट रहेगा. इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन. ओके, ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन है एंड नथिंग एल्स. एक्यूरेसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही एक्यूरेट है. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज लग्न चार्ट. ओके, सम बेसिक एस्ट्रोलॉजी यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे. एंड रिमेंबर, जो लोग बिल्कुल न्यू है, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी न्यू, टाइप मी. आप अगर आप बहुत न्यू हैं, फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग इट, टाइप मी. ओके, रवि कुमार जी, प्रदीप जी, ओके, राघव जी, मीनाक्षी जी, ओह फाइन, श्रीनिवास जी, ठीक है, मैं ये नाम बोल रहा हूं, श्रीनिवास जी, मीनाक्षी जी एंड कार्तिक जी, मीनाक्षी जी, राघव जी, प्रदीप जी, रवि जी. ओके, आई हैव टेकन दीज नेम्स, सत्या, जयश्री जी. ओके, फाइन. सो लॉट ऑफ पीपल्स. ओके, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग ही रिप्लाई भी देंगे. ओके, डे 1 है आप लोग का, आप लोग नहीं भी जान रहे हैं, लेकिन ये क्लास सेशन खत्म होते होते तक यू विल बी एबल टू गिव द रिप्लाई एंड आंसर ऑल्सो. ओके, इजिली आप लोग बहुत सारे आंसर दे पाएंगे. नाउ चार्ट, कुछ आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स जब देखेंगे तो वो कुछ इस फॉर्मेट में रहता है. ओके, इस फॉर्मेट में रहता है. वी आर गोइंग टू यूज नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट्स हियर. ओके, एंड चार्ट्स लगभग आप किसी भी कुंडली में देखेंगे तो यू विल गेट द चार्ट इन दिस फॉर्मेट. ओके, इन दिस फॉर्मेट. ये है क्या? टोटल अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल देयर आर 12 हाउसेस. ओके, 12 घर हैं. ओके, एक चार्ट में, एक कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं. ओके, 12 हाउसेस होते हैं. एंड उन 12 हाउसेस में, क्योंकि हाउस है तो किराएदार भी रहेगा. ओके, रेंटर भी रहेंगे. सो उनमें जो रेंटर हैं, जो किराएदार हैं, वो 2 3 4 5 6 7 ये सब जो नंबर लिखा हुआ वो किराएदार है. मीन्स व्हाट? ये किराएदार या रेंटर का क्या मतलब हुआ? साइन. ईच एंड एवरी हाउसेज में 12 मीन्स ईच एंड एवरी हाउसेज में अलग अलग साइन रहते हैं. ओके, ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस हाउस में कौन सा साइन है, इस हाउस में कौन सा साइन है, इस हाउस में कौन सा साइन है, या इस हाउस में कौन सा साइन है. अलग अलग हाउसेज में कौन कौन से साइन है ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जस्ट बाय सीइंग कि ये अगर हाउस है तो यहाँ लिखा हुआ क्या है? 2. तो 2 का मतलब होता है टॉरस साइन है. ओके, सो यहाँ पर टॉरस है, यहाँ पर कौन सा साइन है? तो यहाँ 3 लिखा हुआ है. 3 मीन्स व्हाट? जेमिनी. ओके, 3 मीन्स जेमिनी, मिथुन. यहां पर देखिए 8 लिखा हुआ. 8 मीन्स व्हाट? स्कॉर्पियो. ओके, ये हाउसेस, रिमेंबर ऑलवेज यू स्टार्ट काउंटिंग द हाउसेस फ्रॉम हियर. ये इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12. टोटल 12 हाउसेस है. काउंटिंग हमेशा काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगा. उसके बाद ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so there are 12 houses. Counting will
बिगिन फ्रॉम दिस हाउसेस। ओके, इस हाउस को फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, लग्ना भी कहते हैं, एंड एसेंडेंट भी कहते हैं। इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वी से इट एसेंडेंट। ओके, एंड इसको लग्न भी बोलते हैं, फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। व्हाई फर्स्ट हाउस? बिकॉज यहां से ही स्टार्ट होता है काउंटिंग, एंड दिस विल बी द फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, सो अब ये क्वेश्चन आया कि फोर्थ हाउस में कौन सा साइन है। यहां देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज द फोर्थ हाउस। विच साइन इज देयर इन द फोर्थ हाउस? फोर्थ हाउस में कौन सा साइन है? कौन सा साइन है, कैसे निकालेंगे हम लोग? आप देखिए, आप 5 लिखा हुआ, 5 का मतलब लियो। रवि कुमार जी, आपने जस्ट बोला मी न्यू। रवि कुमार जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट, लियो। ओके, वाई लियो? बिकॉज 5 यहां पर है एंड लियो लिखा हुआ है, सो 5 का मतलब हुआ लियो साइन फोर्थ हाउस में। एंड नाउ इन द सेम वे, अगर हम लोग ये कहें कि सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है, तो काउंटिंग कैसे करेंगे? यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है? विच साइन इज इन सेवेंथ हाउस? वेरी गुड राघव जी, स्कॉर्पियो। रवि जी, वेरी गुड। ओके, so Scorpio is in the 7th house. Very good, Jayasri ji, very good. Okay, so in this way you can do the prediction. Okay, houses समझ में आया? हमेशा यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, इनमें जो न्यूमेरिक्स लिखे हुए हैं वो उसके साइन है। लग्न में कौन सा साइन है, फर्स्ट हाउस में कौन सा साइन है, या एसेंडेंट में कौन सा साइन, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो यहां पर देखिए, एंड यहां देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2। इट मींस टॉरस इज इन द लग्ना। ओके, टॉरस इज इन द लग्ना। ओके, वेरी गुड राघव जी, वेरी गुड। सो हम लोग इस तरीके से डिफरेंट हाउसेज में कौन से साइन है, एंड टोटल 12 हाउसेज होते हैं। ओके, ये अभी तक हम लोगों ने समझा कैसे काउंटिंग करते हैं, ये अभी जाना। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेचर ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के नेचर क्या है? बेनिफिक, मेलेफिक, क्रूएल, न्यूट्रल, दीज आर 4 नेचर ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स बेनिफिक हो सकते हैं। बेनिफिक का मतलब क्या होता है? वो जिस हाउस में रहेगा उस हाउस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंस होगा उसको प्राप्त करने में, टू गेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, वो हेल्प करता है। मतलब क्या कि फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेंस है हेल्थ, फिजिकल, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेंस है। हेल्थ, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेंस है। दिस इज फर्स्ट हाउस, इसका सिग्निफिकेंस है। अगर बेनिफिक यहां रहेगा तो फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस को बढ़ाएगा या उससे रिलेट फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने में जातक को मदद करेगा। ओके, फर्स्ट हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स हो। बेनिफिक का मतलब क्या होता है? जुपिटर, वीनस, वैक्सिंग मून। आई विल टेल यू व्हाट इज वैक्सिंग मून, वेनिंग मून। ओके, जुपिटर, वीनस, वैक्सिंग मून अगर है तो इसका मतलब होता है बेनिफिक प्लैनेट्स है। एंड बेनिफिक प्लैनेट जिस हाउस में रहेगा उस हाउस के सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने में जातक को मदद करेगा। क्लियर? मेलेफिक प्लैनेट्स क्या होता है? मार्स, सैटर्न, राहु, केतु एंड वेनिंग मून। ओके, एंड वेनिंग मून को मेलेफिक कहते हैं। मेलेफिक प्लैनेट्स जहां भी रहेगा वो क्या करेगा? इट विल डिले और डिनाई। ओके, उस हाउस के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड जातक को चैलेंजेस देगा। ओके, जातक को चैलेंजेस देगा। जिस हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हो, सो उस हाउस से रिलेटेड जातक को चैलेंजेस देगा। बेनिफिक प्लैनेट्स रहे, जुपिटर, वीनस, वैक्सिंग मून रहे, तो क्या होगा? उस हाउस से रिलेटेड जातक को जो भी सिग्निफिकेंस है उस हाउस से रिलेटेड, जातक को उसको प्राप्त करने में, उसको इजीली वो जातक उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस को प्राप्त कर सकता है या उसको स्ट्रांग बनाता है बेनिफिक प्लैनेट्स। ओके, बेनिफिक प्लैनेट्स स्ट्रांग बनाता है। नाउ यहां पर टेल मी, यहां पर मेलेफिक है, सैटर्न एंड केतु है, क्या इस जातक का हेल्थ अच्छा रहेगा? टाइप यस अगर आपको लगता है अच्छा रहेगा, टाइप नो अगर आपको लगता है नहीं रहेगा। टाइप यस अगर आपको लगता है अच्छा रहेगा, टाइप नो अगर आपको लगता है नहीं रहेगा। वेरी गुड रवि कुमार जी, वेरी गुड। श्रीनिवास जी, जयश्री जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। प्रांजल जी, वेरी गुड।
Okay, Manisha ji, very good, awesome. Okay, so you can now you can easily do the prediction कि अगर मेलफिक किसी हाउस में है तो उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने में, टू गेट द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, नेटिव विल फेस सम चैलेंजेस. ओके, wherever benefic is placed, native will definitely get benefited related to that particular house. Okay, बेनिफिट जिस हाउस में रहेगा उस हाउस से रिलेटेड जातक को फायदा होगा, इजिली जातक उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस को प्राप्त कर पाएगा. ओके, मैं अभी ईच एंड एवरी हाउसेस के बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस हाउस से क्या देखते हैं, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू डू द सम प्रेडिक्शन. ओके, अभी डे 1 है, डे 2, डे 3 आते आते तक आई एम सेइंग कि इवन द न्यूएस्ट स्टूडेंट, जो लोग बिल्कुल न्यू है, वो लोग भी प्रेडिक्शन कर पाएंगे. रिमेंबर, ये 3 दिनों का कोर्स है, सो आपको you just give me this 3 days. Okay, and जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूं आप उसको कीजिए, जो भी मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहा हूं उसको आप सुनिए, देखिए, एंड लाइव सेशन में आइए, बिकॉज ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. ओके, एंड ये रिकॉर्डिंग तो मैं दे दूंगा, बट इट विल नॉट हेल्प यू. रियली आई एम टेलिंग यू, रिकॉर्डेड वीडियोस से बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग पूरी तरह वीडियोस देख पाते हैं. 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आप देख पाएंगे. उसके बाद आपको फिर टाइम मिला तो फिर देखेंगे, या कई महीने हो जाएगा. लेकिन आप अगर लाइव आएंगे तो यू विल कंटिन्यू. ओके, आप कंटिन्यू रहेंगे एंड आप उसको देख भी पाएंगे. सो ट्राई टू अटेंड द सेशन लाइव. ओके, Srinivas, you will get all the details. Okay, आज नहीं, at the end of this today, not today, we will give you some later on. Okay, मेलफिक जिस हाउस में रहेगा उस हाउस से रिलेटेड जातक को क्या करेगा, जातक को उस हाउस से रिलेटेड जातक को चैलेंजेस देता है. क्रूएल प्लैनेट जिस हाउस में भी रहेगा उस हाउस से रिलेटेड जातों को चैलेंजेस तो आता है, लेकिन ना डिले करवाएगा ना डिनाइल करवाएगा. मतलब क्या, सी हियर, सन इज इन द 4th हाउस. ओके, सन इज इन द 4th हाउस. सूर्य जहां भी रहेगा आपके चार्ट में भी आप देख सकते हैं, जहां भी रहेगा उस हाउस से रिलेटेड जातक को ओके चैलेंजेस आएगा, लेकिन ना वो डिले करवाएगा ना डिनाइल करवाएगा. क्या मतलब इसका, 4th हाउस में सूर्य है, इस जातक का 4th हाउस में सूर्य है. 4th हाउस का सिग्निफिकेंस है फिक्स प्रॉपर्टी. ओके, फिक्स प्रॉपर्टी, मदर, कन्वेंस, ये सब सिग्निफिकेंस ऑफ द 4th हाउस है. ओके, सो सूर्य का 4th हाउस में होने का क्या मतलब हुआ कि 4th हाउस से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंस है उसको प्राप्त करने में जातक को चैलेंजेस मिलेगा, लेकिन उस चैलेंजेस को वो इजीली पास कर पाएगा एंड वो अचीव कर पाएगा. ओके, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जातक को चैलेंज आएगा. मींस यहां पर अगर इसको समझे तो ये कह सकते हैं कि जातक, क्योंकि 4th हाउस फिक्स्ड एसेट का भी, फिक्स्ड प्रॉपर्टी का भी है, सो व्हेनेवर दिस नेटिव वांट्स टू कंस्ट्रक्ट हिज ओन हाउस, ओके, जब ये नेटिव अपनी खुद का घर बनाना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या, उसको मे बी एक कॉन्ट्रैक्टर उसको कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया हो कि इतने रुपए में उसको मकान बन जाएगा, लेकिन जब वो बनाने जाएगा तो फिर वो उसको एक दूसरा ही चैलेंजेस आएगा कि उसको दूसरा ही अमाउंट बताएगा. ओके, या किसी और तरीके का चैलेंजेस देगा, नॉट फुली अमाउंट बट सम अदर टाइप्स, कि उसके पास शॉर्टेज ऑफ लेबर है या समथिंग कुछ ऐसा कि वो आज काम नहीं स्टार्ट कर पाएगा, कल नहीं कर पाएगा. सम चैलेंजेस ही विल गेट. बट ये नेटिव क्या करेगा, 4th हाउस में सूर्य है तो ये नेटिव उस चैलेंजेस को इजीली पास कर जाएगा, मींस इज सक्सेसफुली क्रॉस करेगा, मींस वो कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेगा एंड टाइम पर ही वो अपना मकान बना लेगा. ओके, यही होता है क्रूएल प्लैनेट्स का. सूर्य क्रूएल प्लैनेट्स है. इसको समझने के लिए हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि
गर्मी के दिनों में इन समर सीजन व्हेन यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम योर होम एट अराउंड 1 PM, अगर 1 बजने के आसपास या 12 to 1 PM के आसपास अगर आपको गर्मी के दिनों में घर से बाहर जाना पड़े, तो उस समय आपको ये समझ में आता है कि कितना ज्यादा हीट होता है, कितना ज्यादा आपको उसका जो चैलेंजेस है, जो क्रूरता है, क्रुएलिटी है सूर्य का, उस वक्त समझ में आता है, जो समर सीजन में जब आप डे में आप बाहर जाते हैं तो। ओके, लेकिन ये याद रखिएगा, सूर्य जहां पर भी हो उस हाउस से रिलेटेड जातक को ना डिले होता है ना ही डिनाइल होता है। क्या होता है? चैलेंजेस आता है। ओके, केवल चैलेंजेस आता है। सो चैलेंजेस आने का मतलब क्या हुआ? जातक को उस चैलेंजेस से रिलेटेड वर्क करना है एंड he will get his desired things, या जो भी जिस हाउस से भी रिलेटेड वो सूर्य जहां पर भी बैठा हो उस हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस रहेगा एंड जातक उस चैलेंजेस को पास करके उस हाउस से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस है उसको प्राप्त कर पाएगा। ओके, बेनिफिक का मतलब जिस हाउस में रहेगा उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस जातक इजीली प्राप्त कर पाएगा। मतलब जुपिटर, वीनस, वैक्सिंग मून, ओके, ये अगर रहे तो इजीली प्राप्त करेगा। मेलफिक रहे तो डिले या डिनाइल होता है। मार्स, सैटर्न, वेनिंग मून, ये या राहु केतु, ये मेलफिक में आता है। जिस हाउस में रहेगा उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने में जातक को या तो डिले होगा या तो डिनाइल हो जाएगा। ओके, क्रूएल प्लैनेट्स अगर रहा तो जातक को ना डिले होगा ना डिनाइल होगा, लेकिन हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस जरूर से आएंगे एंड उन हर्डल्स को जातक क्रॉस भी कर जाएगा, सक्सेसफुली पास कर जाएगा। ओके, सो ये हुआ बेनिफिक, मेलफिक एंड क्रूएल। नाउ न्यूट्रल प्लैनेट्स, व्हाट इज न्यूट्रल प्लैनेट्स? मर्क्यूरी को न्यूट्रल प्लैनेट्स बोलते हैं। मतलब ये ना मेलफिक है ना बेनिफिक है, फिर ये क्या है? ये जिसके साथ रहेगा वैसा होगा। अगर ये बेनिफिक के साथ है तो बेनिफिक हो गया, अगर ये मेलफिक के साथ है तो मेलफिक होगा, अगर ये क्रूएल के साथ है तो क्रूएल हो गया। ओके, मेलफिक के साथ है तो मेलफिक हो जाएगा, क्रूएल के साथ है तो क्रूएल हो जाएगा। अगर वो जिसके साथ भी रहेगा मर्क्यूरी वैसा वो बिहेव करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द वैक्सिंग मून। व्हाट इज वैक्सिंग मून? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, मींस ग्रोइंग चंद्रमा। ग्रोइंग चंद्रमा को वैक्सिंग मून बोलते हैं। आपने देखा होगा कि सूर्य चंद्रमा बढ़ता हो, एक पक्ष में बढ़ता है फिर एक पक्ष में घटता है। तो जो बढ़ता हुआ जब चंद्रमा रहे उसको शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बोलते हैं एंड इंक्रीजिंग मून बोलते हैं। ओके, जब डिक्रीजिंग चंद्रमा रहता है, घटता हुआ चंद्रमा रहता है, छोटा होता हुआ चंद्रमा रहता है, उसको कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कहते हैं एंड डिक्रीजिंग मून कहते हैं। ओके, डिक्रीजिंग मून कहते हैं। सो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, ये शुक्ल पक्ष का जब चंद्रमा होता है, ओके, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, ये बेनिफिक होता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है, ये मेलफिक होता है। ओके, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा को मेलफिक बोलते हैं, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा को बेनिफिक बोलते हैं। अब ये रहा कि चार्ट से किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कुंडली में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। ऑलवेज रिमेंबर, सूर्य जहां पर भी हो वहां से सेकंड से लेकर 7th हाउस के बीच में, सेकंड से लेकर 7th हाउस के बीच में अगर चंद्रमा है, ओके, सूर्य जहां पर भी हो वहां से सेकंड से लेकर 7th के बीच में, मींस ये सेकंड, ये सूर्य है तो यहां से काउंटिंग कीजिए 1, आपको लेना कहां पर है? सेकंड से 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन हाउसेज में सेकंड से लेकर 7th हाउसेज के बीच में अगर चंद्रमा होगा तो वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा, वैक्सिंग मून होगा, बेनिफिक चंद्रमा होगा। उसी तरीके से अगर 8th हाउस, सूर्य से 8th हाउस मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सूर्य से, यहां रिमेंबर सूर्य से काउंट करना, सूर्य से 8th हाउस से लेकर 8, 9, 10, 11, 12th हाउस के बीच में अगर चंद्रमा रहे तो हम लोग कहेंगे मेलफिक चंद्रमा या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा। रिमेंबर, जब भी सूर्य से चंद्रमा 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th, 6th, 7th हाउस में जाता है तो ग्रोइंग चंद्रमा होता है। ओके, और यहां पर जब आता है ठीक 180 डिग्री पर अपोजिट सामने आता है तो फुल मून हो जाता है, पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाता है।
ओके, सो यहां पर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रहेगा 2nd से लेकर 7th तक, और 8 से लेकर 12th हाउस तक, 8 से लेकर 12th हाउस तक कृष्ण पक्ष का चंद्रमा रहेगा। जब सूर्य के साथ चंद्रमा रहे तो वहां पर आपको डिग्रिकल देख के आप बता सकते हैं, इस तरीके से नहीं, आपको वहां देखना पड़ेगा कि सूर्य के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए चंद्रमा का डिग्री, तब आप बोल सकते हैं कि ग्रोइंग चंद्रमा की तरफ जा रहा है। ओके, अगर सूर्य के डिग्री के बराबर हो या उससे कम हो तो वो आप कह सकते हैं अमावस्या या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। ओके, अमावस्या या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आप बोल सकते हैं, सूर्य के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। मैं एक एग्जांपल यहां पर दिखा देता हूं आपको। सी हियर, मैं जो डिग्री आपको बोल रहा हूं ये है। जैसे सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ होता, दोनों का दोनों ही कैप्रिकॉर्न में होता, तब आपको ये देखना रहता कि ये डिग्री, ये वाला डिग्री देखना रहता कि सूर्य का 7 डिग्री है, ये 44 डिग्री, ये 35 है। ओके, 7 डिग्री 44 मिनट 35 सेकंड, एंड मून क्या है 28 डिग्री पर, मीन्स 7 डिग्री से बहुत आगे है, तो ये आगे जा चुका है, डिग्रिकली ये आगे बढ़ चुका है। सो इसके लिए ये ग्रोइंग चंद्रमा की तरफ जा रहा है। एंड 7 डिग्री या 7 डिग्री से पहले तक रहेगा, मीन्स अगर चंद्रमा 7 डिग्री या 7 डिग्री से कम रहता तो उसको कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, अमावस्या का चंद्रमा बोलते हैं हम लोग। ओके, लेकिन जैसे वो 7 डिग्री से बढ़ता चला जाएगा, इस केस में 7 डिग्री सूर्य, क्योंकि यहाँ 7 डिग्री है, अगर सूर्य कहीं पर 28 डिग्री होता तो 28 डिग्री या उससे पहले तक का चंद्रमा को कहते हैं हम लोग कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, डिक्रीजिंग चंद्रमा है। ओके, ये इस तरीके से जब यहाँ पर सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो वहां थोड़ा आपको डिग्री कल देखना पड़ेगा। पंचांग में आपको ये सारी चीज मिल जाते हैं कि शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का, आप जब खासकर जब सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो वहां आप पंचांग को रेफर कर सकते हैं। ओके, बट 2nd to 7th तक या 8 से लेकर 12 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली बोल सकते हैं कि शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है। ओके, इजीली यू कैन प्रेडिक्ट कि वो शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, यू कैन इजीली प्रेडिक्ट। यहां तक क्लियर है? टाइप सीएल इफ इट इज क्लियर, टाइप सीएल इफ इट इज क्लियर। ओके, ऑसम ऑसम, वेरी गुड, वेरी गुड रवि जी, वेरी गुड जयश्री जी, ऑसम। नो मनीषा जी, वेरी गुड, वे द एक्सपोर्ट। नाउ कमिंग टू अभी हम लोगों ने पढ़ा ईच एंड एवरी हाउसेस, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि हर प्लैनेट्स को किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, वो मेलफिक है, बेनिफिक है। ओके, यहाँ पर आपने ये भी देखा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कैसे क्या होता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ पर है, ये मेलफिक है या बेनिफिक है, ये कृष्ण पक्ष का है, केपी है या एसपी है, शुक्ल पक्ष का, ये कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का। वेरी गुड रवि जी, वेरी गुड प्रांजल जी, जयश्री जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का ग्रोइंग चंद्रमा है। ओके, इट इज ग्रोइंग चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। व्हाई? बिकॉज सूर्य से 2nd से लेकर 7th के बीच में, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, सूर्य से 2nd हाउस से लेकर 7th हाउस के बीच में अगर चंद्रमा नेटल चार्ट में हो, जन्म कुंडली में हो, तो वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। और वही सूर्य से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8th हाउस से लेकर 9, 10, 11, 12th हाउस के बीच में रहे तो वो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। ओके, तब वो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। अभी यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ईच एंड एवरी हाउसेस से क्या फाइंड आउट करते हैं। ओके, एंड किस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस इंडिकेट योर हेल्थ, योर बॉडी। ओके, फर्स्ट हाउस इंडिकेट योर हेल्थ, योर बॉडी। मेलफिक इन द फर्स्ट हाउस डेफिनेटली आपको हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस दे सकता है, बिकॉज फर्स्ट हाउस से हेल्थ एंड बॉडी को देखते हैं। ओके, एक गोल्डन ट्रैक थ्योरम मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं। रिमेंबर, ये
मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं, लेकिन ये याद रखिएगा हर एक चीज का रेमेडीज होता है। ओके, हर एक चीज का रेमेडीज होता है। सो डोंट वरी, if I get the time on day 3, I will share some more example charts. Okay, वहां ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से एडवर्स टाइम हो, कितना भी एडवर्स टाइम क्यों ना हो, किस तरीके से जहां तक अपने जो ट्रैक एस्ट्रोलॉजी रूटीन को यूज करके वहां पर भी सक्सेस पा सकता है। एंड आई हैव विटनेस्ड इट, मैंने देखा है लोगों को, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यस, आप ट्रैक थ्योरम, इफ यू अप्लाई द ट्रैक थ्योरम रूटीन इन योर लाइफ, डेफिनेट सक्सेस प्राप्त होगा। एंड इफ आई गेट द टाइम, ओके, तो मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स को, कुछ चार्ट्स तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा ही वहां पर, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स को लेना चाह रहा हूँ सो दैट कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो सकेगा। इफ द टाइम परमिट, रिमेंबर आज का 60 मिनट्स का है, कल 120 मिनट्स का रहेगा। एंड डे 3 जो संडे है वो लाइव सेशन है, वो भी लाइव सेशन है, वो 10 AM को होगा एंड इट विल बी 3 आवर्स। ओके, 3 आवर का रहेगा वो, आज 1 घंटा, कल 2 घंटे के लिए, एंड डे 3 आवर्स के लिए रहेगा। ओके, सो ज्यादा से ज्यादा आप लाइव रहिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज यू विल गेट। मैं एक गोल्डन रूल्स पहले यहां शेयर कर दे रहा हूं। रिमेंबर, एक मेलफिक प्लैनेट्स रहता है कहीं पर भी। ओके, इसके बारे में और डिटेल आप पढ़ेंगे डे 3 में। एक मेलफिक प्लैनेट्स अगर किसी भी हाउस में रहता है तो यू कैन डाउट कि ये उस हाउस से रिलेटेड जातक को चैलेंजेस मिल सकता है। ओके, यहां एक डाउट होता है कि जातक को उस हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस मिल सकता है। लेकिन जब भी दो मेलफिक्स किसी भी एक हाउस में रहेगा, ओके, या एस्पेक्ट करेगा, तो रिमेंबर उस हाउस से रिलेटेड जातक को चैलेंजेस मिलता है। ओके, उस हाउस से रिलेटेड जातक को चैलेंजेस मिलता है। ऐसी स्थिति में जातक को ट्रैक रेमेडियल मेथड्स के थ्रू रेमेडीज करना चाहिए एंड उससे जातक के जीवन में कई बदलाव एंड ग्रोथ होगा, निश्चित तौर पर होगा। इफ यू फॉलो द ट्रैक मेथड प्रॉपरली तो बदलाव आएगा। मैं कुछ चार्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आई सजेस्टेड द रेमेडीज। ओके, सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। यहां ये एक चीज याद रखिए कि 2 मेलफिक्स प्लैनेट्स जिस हाउस में रहेगा उस हाउस में से रिलेटेड जातों को चैलेंजेस मिलता है, एक मेलफिक में डाउट हो सकता है। ओके, डोंट वरी, अगर आपके किसी के भी, आप में से किसी के भी चार्ट में अगर 2 मेलफिक्स है, डोंट वरी, कल के क्लास में ओके एंड आपको ये सारी चीज मालूम चलेगा कि किस तरह से रेमेडीज करके आप उस हाउस को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। फर्स्ट हाउस में मेलफिक प्लैनेट्स रहे, हेल्थ वाइज इश्यूज आएगा, क्लियर हो गया, हेल्थ वाइज इश्यूज आएगा, जातक को हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस मिलेगा। 2 मेलफिक प्लैनेट्स है, सैटर्न एंड केतु है, जातक को हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज आएगा। अगर केवल केतु रहता तो वी कैन डाउट कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सिर्फ केतु के दशा में ही या अंतरदशा में ही जातकों को प्रॉब्लम हो, बाकी किसी समय ना हो। ओके, सो एक मेलफिक प्लैनेट रहेगा तो वो अपने दशा अंतरदशा में ही प्रॉब्लम करेगा। 2 मेलफिक प्लैनेट्स रहता है तो जातक को हेल्थ वाइज इश्यूज, अगर हेल्थ वाले हाउस में, फर्स्ट हाउस में, तो हेल्थ वाइज इश्यूज दे सकता है। ओके, फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस से क्या देखते हैं हम लोग? सेकेंड हाउस इंडिकेट योर स्टोर्ड मनी, बैंक में आपके अकाउंट में आपने कितना पैसा सेव कर रखा है, ये इंडिकेट करता है सेकेंड हाउस। ओके, सेविंग, योर सेविंग को, आपके सेविंग को कौन इंडिकेट करता है? सेकेंड हाउस। ओके, सेकेंड हाउस आपके सेविंग को बताता है। सेकेंड हाउस स्पीच, फेस, राइट आई, फैमिली का भी होता है। ओके, सेकेंड हाउस आपके सेविंग को बताता है। 2 मेलफिक इन द सेकेंड हाउस, जातक क्या सेव कर पाएगा? टाइप योर आंसर, यस या नो। 2 मेलफिक्स आर इन द सेकेंड हाउस, क्या जातक सेविंग कर पाएगा? टाइप योर आंसर, यस या नो, वाई और एन। ऑसम, ऑसम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रांजल जी, जयश्री जी, बाला जी, मनीषा जी, रवि जी, वेरी गुड, ऑसम, वेरी गुड। ओके, 2 मेलफिक्स, देयर इज नो डाउट। ओके,
रिमेंबर, ट्रैक थ्योरम डाउट या कंफ्यूजन नहीं रखता। दैट इज व्हाई वी कॉल इट थ्योरम, बिकॉज यहां पर सिस्टम के तहत आपको प्रिडिक्ट करना। 2 मेल फिक्स चैलेंज है, 1 मेल फिक्स चैलेंज होगा, लेकिन अपनी दशांतर दशा में उस प्लैनेट्स का। ओके, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द रूल्स, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। एंड रिमेंबर, हर एक चीज का इलाज है। ओके, वनली आपको उस तरीके से फॉलो करना है एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रैक मेथड ही एकमात्र सबसे बेस्ट मेथड है कि टू डू द प्रेडिक्शन एंड टू डू द रेमेडीज। ये सब आपको डे 3 होते होते तक आपको भी समझ में आ जाएगा। थर्ड हाउस, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट ट्रेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट ट्रेवल थर्ड हाउस बताता है, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर बताता है। टेल मी, राहु यहां पर हो या 2 मेलफिक यहां पर हो, ओके, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल थर्ड हाउस से बताया जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल थर्ड हाउस से बताया जाता है। राहु या कोई भी मेलफिक प्लैनेट्स थर्ड हाउस में हो, जहां तक फोर्सफुली ट्रेवल करेगा या हैप्पीली ट्रेवल करेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी थर्ड हाउस से बताते हैं। मेलफिक इन द थर्ड हाउस जहां तक फोर्सफुली ट्रेवल करेगा या हैप्पीली ट्रेवल करेगा, मजबूरी में करेगा या खुशी से करेगा। ओके, मजबूरी में करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड बालाजी, वेरी गुड रवि जी, वेरी गुड मनीषा जी, एक्सलेंट एक्सलेंट। ओके, फोर्सफुली जहां तक मजबूर होगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का। कुछ लोगों का आप देखे होंगे कि उसका ट्रांसफर ऐसे जगह हो जाता है कि वो ना कम, उसका घर से भी इतना दूर रहता है कि वो 30-40 किलोमीटर दूर रहता है। वो हर दिन वो 30-40 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ता है। ओके, सो ये फोर्सफुली हो गया कि जातक को इतना किलोमीटर ट्रेवल करना ही पड़ा। ओके, सो थर्ड हाउस में मेलफिक प्लैनेट्स रहेगा, फोर्सफुली जातक को ट्रेवल करना पड़ेगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट ट्रेवल या शॉर्ट जर्नी। ओके, ब्रदर एंड सिस्टर भी थर्ड हाउस से देखते हैं। ऐसे जातक का जिसका कि थर्ड हाउस में मेलफिक प्लैनेट्स हो, ब्रदर एंड सिस्टर से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ओके, उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। फोर्थ हाउस इंडिकेट योर मदर, योर कन्वेंस, वाहन, फिक्स प्रॉपर्टी, ये सब फोर्थ हाउस से बताया जाता है। ओके, मेलफिक अगर फोर्थ हाउस में रहे तो जातक के कन्वेंस मीन्स वाहन, फिक्स प्रॉपर्टी, घर, मकान, प्रॉपर्टी, प्लॉट, ये सब या नेटिव प्लेस में कहीं ना कहीं डिले या डिनाइल होता है। ओके, सो प्रॉपर रेमेडीज, ट्रैक थ्योरम के बेसिस पर प्रॉपर रेमेडी इज मस्ट। ओके, इज मस्ट। अगर आप ट्रैक थ्योरम के बेसिस पर रेमेडीज करते हैं, यू विल गेट रिजल्ट। ओके, सो डू द रेमेडीज एज फॉर द ट्रैक थ्योरम, यू विल कम टू नो व्हाट इज द ट्रैक मेथड्स। वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स नहीं है, वेरी सिंपल। आप कल के क्लास में आपको ये सब भी जानकारी मिलेगा। ओके, कि किस तरह से रेमेडीज करते हैं। फिफ्थ हाउस इंडिकेट योर लव मैरिज। ओके, लव नेटिव प्लेस मीन्स जातक जहां जन्म लेता है। ओके, उसको नेटिव प्लेस करते हैं। क्लियर, नेटिव प्लेस जहां पर जातक जन्म लिया, बर्थ लिया है, वो उसका नेटिव प्लेस है। आप काम करने के लिए, वर्क करने के लिए यूएस चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, एक स्टेट से दूसरा स्टेट चले गए, वो एक अलग जगह हुआ, लेकिन नेटिव प्लेस कहां हुआ? जहां वेयर यू बॉर्न। ओके, क्लियर। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इंडिकेट योर चाइल्ड, योर लव अफेयर, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, ये सभी कुछ फिफ्थ हाउस से इंडिकेट करता है, इंडिकेट होता है। क्रिएटिविटी भी इंडिकेट होता है फिफ्थ हाउस से। चाइल्ड, लव अफेयर, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, ओके, लॉटरी, ये सब कुछ आप फिफ्थ हाउस से इंडिकेट कर सकते हैं। टीनेज लाइफ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन होता है टीनेजर के लिए, तो उसका एक ही क्वेश्चन होता है। मोस्टली अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन उनका बहुत कॉमन होता है, और वो होता है कि क्या वो जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, उसके साथ उसका मैरिज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या अफेयर, लव अफेयर सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। टेल मी,
टू मेल फिक्स 5th हाउस में है, वो जातक आपके पास आता है, आप क्या कहेंगे, सक्सेसफुल होगा या फेल होगा? टाइप एस अगर आपको लगता है सक्सेसफुल होगा, टाइप फेल एफ अगर आपको, वेरी गुड राघव जी, रवि कुमार जी, प्रांजल जी, वेरी गुड. Okay, so in this way you can do the prediction. Two male fix. See, remember always follow the system. Okay, always follow the system. If you follow the track, there will be no doubt at all. आपको ट्रैक मेथड्स फॉलो करते जाना है, एंड इसमें आपको बहुत सारी चीज ऐसे मिलेंगे जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ. इसका इम्प्लीकेशन, इसका जो यूज होगा वो कल मिल होगा या परसों होगा. मीन्स किसी न किसी दिन आपको प्रैक्टिकल यूज होता जाएगा. ओके, प्रैक्टिकल यूज करेंगे हम लोग क्लास में, एंड एक सिस्टम के तहत पढ़ेंगे, एंड यूनिफॉर्म होगा. अगर एक जगह हम लोग टू मेल फिक्स को कह रहे कि वो चैलेंजेस देता है, तो हर एक जगह वैसा ही यूज करना है. ऐसा नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजर के मन के ऊपर कहीं पर वो लेता है, कहीं पर वो कहेगा कि नहीं यहाँ पर जुपिटर देख रहा है, सो उतना नहीं होगा. ये भी मैं डाउट्स क्लियर करूंगा कि व्हेन जुपिटर एंड कोई और मेलेफिक प्लैनेट्स हो तो वो किस तरीके से काम करता है, एंड वो भी आप ट्रैक मेथड्स के थ्रू पढ़ेंगे. ओके, सो देयर विल बी नो डाउट व्हेन यू लर्न द एस्ट्रोलॉजी थ्रू ट्रैक मेथड्स. ओके, क्लियरिटी है. टू मेल फिक्स डेफिनेटली चैलेंज होगा. एक मेल फिक्स चैलेंज होगा, लेकिन वो अपने दशांतर दशा में देगा. जब भी उसका दशांतर दशा आएगा, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, तब होगा. लेकिन फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन टू मेल फिक्स निश्चित तौर पर जातक को चैलेंजेस देता है जिस हाउस में रहता है. 6th हाउस रोग ऋण शत्रु. 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का हाउस है. मीन्स जातक को डिजीज, एनिमी एंड डेप्ट, कर्ज. ओके, डिजीज, एनिमी एंड डेप्ट, इनका हाउस है 6th हाउस. ये 6th हाउस है. 6th हाउस में अगर मेलफिक होगा, मेलफिक जहां भी होगा तो हम लोग क्या कहते हैं, उस हाउस के सिग्निफिकेंस को डिले या डिनाइल कर देता है, या उस हाउस के सिग्निफिकेंस को प्राप्त नहीं होने देता जातक को. ओके, 6th हाउस का सिग्निफिकेंस क्या है? रोग, बीमारी, ऋण, डेप्ट, ओके, एंड एनिमी. सो मेलफिक अगर 6th हाउस में रहेगा तो क्या होगा न, रोग, ऋण और शत्रु इनको नुकसान कर देगा. इनको जातक को प्राप्त करने से रोकेगा. इट इज वेरी गुड. अगर जातक को रोग ना हो, ऋण ना हो, कर्ज ना हो, जातक को एनिमी ना हो, इट इज वेरी गुड. ओके, सो 6th हाउस में मेलफिक अच्छा माना जाता है. व्हाई? बिकॉज मेलफिक अगर 6th हाउस में रहे तो रोग, ऋण और शत्रु खत्म हो जाता है. जातक शत्रु हंता योग क्रिएट हो जाता है जातक की कुंडली में. अगर 6th हाउस में, ये 6th हाउस है, 1 2 3 4 5 6, ये 6th हाउस है. 6th हाउस में अगर मेलफिक है, इफ देयर इज अ मेलफिक इन द 6th हाउस, तब क्या होगा? रोग, ऋण और शत्रु खत्म होगा. ओके, रोग, ऋण और शत्रु खत्म होगा. जातक को शत्रु हंता योग क्रिएट हो जाता है. शत्रु हंता योग क्रिएट हो, सो इसके लिए अच्छा माना जाता है 6th हाउस में मेलफिक. बट शत्रु हंता, ओके, शत्रु हंता, देखिए इस लाइफ में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, इन सभी के पीछे एक हिस्ट्री है, एक अलग कोई ना कोई स्टोरी जरूर से है. किसी तरह का कोई स्टोरी है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि अचानक कोई घटना घट रहा है. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अचानक कोई घटना घट रही. 6th हाउस में अगर मेलफिक है, शत्रु हंता योग क्रिएट हो गया. इसका मतलब क्या है कि आपको अपने शत्रुओं को परास्त करना है. ओके, 6th हाउस में मेलफिक अच्छा माना जाता है. वी ऑल्सो कंसिडर इन द ट्रैक थ्योरम ऑल्सो, वी ऑल्सो कंसिडर कि 6th हाउस में मेलफिक अच्छा माना जाता है. जब भी मेलफिक 6th हाउस में रहेगा, जातक को शत्रु हंता योग क्रिएट हो जाता है. बट शत्रु हंता योग क्रिएट का मतलब हो गया जातक अपने शत्रुओं को परास्त करेगा, जातक अपने शत्रुओं को हंता, डिस्ट्रॉय, ओके, खत्म करेगा. इसके लिए सबसे पहला क्या जरूरत है? जातक के पास शत्रु होना चाहिए. ओके, जातक के पास शत्रु होना चाहिए, तभी तो वो शत्रुहंता होगा.
विदाउट शत्रु जातक कभी शत्रु हंता हो ही नहीं सकता. ओके, सो दो मेलफिक इन द 6th हाउस इज डेफिनेटली गुड बिकॉज जातक अपने शत्रु को परास्त करता है. अगर कोर्ट का कोई केस चल रहा हो मेलफिक 6th हाउस में, तो डेफिनेटली जातक अपने जीवन में वो केस जीत जाएगा, आसानी से जीतेगा. लेकिन 6th हाउस में मेलफिक है तो क्या होगा, जातक को पहले केस तो आएगा उसके ऊपर, फिर वो जीतेगा. सो कोर्ट कचहरी का तो उसका चक्कर लग गया. सो दैट्स व्हाई मेलफिक इन द 6th हाउस जातक को जहां शत्रु हंता योग देता है, शत्रु को परास्त करने का पावर देता है, वहीं पर जातक को शत्रु से जातक हमेशा कभी न कभी मीन्स हमेशा वो परेशान रहता है. ओके, जातक को हमेशा कोई ना कोई शत्रु रहता है एंड उसको नो डाउट वो उसको हरा तो देता है लेकिन शत्रु जरूर से रहता है. 6th हाउस से आपके वर्क प्लेस को भी देखते हैं. ओके, 6th हाउस से आपके वर्क प्लेस को भी देखते हैं. मीन्स आप जहां काम करते हैं वहां कैसा इन्वायरमेंट होगा. ओके, आप जहां काम करते हैं वहां कैसा इन्वायरमेंट होगा. सपोज राहु इज इन द 6th हाउस, टाइप योर आंसर कि क्या इस जातक का जिसका 6th हाउस में राहु हो या मेलफिक प्लैनेट्स हो, क्या उसका वर्क प्लेस गुड जी होगा या बी बैड होगा. टाइप योर आंसर, गुड होगा या बैड होगा, जी या बी. टाइप योर आंसर. ऑसम ऑसम, वेरी गुड. प्रांजल जी, रवि जी, will try to overcome bad. Okay, fine. Srinivas ji, very good. Veda expert. Okay. Manisha ji, very good, very good. Bad. Okay, why bad? वो उसके खिलाफ वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी होता रहेगा, लेकिन क्या वो लोग वो कॉन्स्पिरेसी में फंस जाएगा? नो, बिकॉज मेलफिक वहां पर है, वो उस कॉन्स्पिरेसी से निकल आएगा, वो अपने शत्रु को हरा देगा. लेकिन कॉन्स्पिरेसी तो होगा उसके खिलाफ, उसको मेंटल टेंशन तो रहेगा कि कुछ लोग उसके खिलाफ है. सो ये प्रॉब्लम जरूर से रहता है. लेकिन याद रखिए कि अंतर्गत्वा एट द एंड ही द नेटिव विल विन. ओके, विक्ट्री नेटिव का होता है. ओके, व्हेन द मेलफिक इज इन द 6th हाउस, नेटिव अल्टीमेटली विन. 7th हाउस indicate marriage. 7th house indicate partnership, social status, business. ओके, 7th हाउस इंडिकेट मैरिज. मेलफिक अगर 7th हाउस में मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, बेनिफिक अगर 7th हाउस में मैरिज से रिलेटेड अच्छा होगा. ओके, गुड रिलेशनशिप्स ये हो सकता है. ओके, पार्टनरशिप अच्छा रहेगा, सोशल स्टेटस अच्छा रहेगा. मीन्स समाज में आपकी क्या नाम और क्या प्रतिष्ठा होगी, ये अच्छा रहेगा. अगर बेनिफिक प्लैनेट 7th हाउस में मेलफिक हो तो आपके समाज में आपका नाम खराब हो सकता है. ये सारी चीज 7th हाउस से देखते हैं. 8th हाउस इंडिकेट हिडन सीक्रेट पॉलिसी मनी. 8th हाउस इंडिकेट अनअर्न्ड मनी. अनअर्न्ड मनी का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो आप कमाते नहीं है, वो पैसा जो आपको मिलता है, जैसे डिविडेंड, जैसे पेंशन. ओके, ये आप अर्न नहीं करते, ये आपको मिलता है. पेंशन आप अर्न नहीं करते. सो 8th हाउस इंडिकेट पॉलिसी, सीक्रेट, ऑकल्टिज्म मतलब एस्ट्रोलॉजी. 8th हाउस इंडिकेट पेंशन, डिविडेंड. सपोज कोई पर्सन आपके पास आता है एंड उसका पेंशन अभी स्टार्ट होने वाला है, एकदम टाइम पर उसने सारे पेपर वर्क किए हुए हैं एंड उसको एक्सपेक्ट है कि उसको टाइम पर पेंशन मिल जाएगा. जब आप चार्ट देखते हैं तो यू आर सेइंग कि 8th हाउस में मेलफिक प्लैनेट्स है, क्या आप उस जातक को टाइम पर पेंशन मिलेगा? टाइप योर आंसर, यस या नो. टाइप योर आंसर, क्या मिलेगा उसको पेंशन टाइम पर? जातक ने सारे पेपर्स, वेरी गुड रवि जी, वेरी गुड. वेदा जी, गुड, वेरी गुड. नो, he will not get pension on time. Why? Because malefic in the 8th house delay या denial. एक ही सीक्वेंस मैं फॉलो कर रहा हूं. रिमेंबर, मैंने कहीं भी कोई भी सीक्वेंस को बदला नहीं. दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम. ओके, सीक्वेंस को बदलना सिस्टम नहीं होता. सिस्टम एक फिक्स है कि आप इसके तरीके से ही वी विल डू द प्रेडिक्शन. एक मैथमेटिकल फॉर्मेट है, एक थ्योरम है जिसको कि यू हैव टू फॉलो एंड इफ यू फॉलो प्रॉपरली, अगर आप उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स. ओके, यहां पर 8th हाउस इंडिकेट अनअर्न्ड मनी, पॉलिसी मनी, पेंशन, सीक्रेट,
एस्ट्रोलॉजी ये सब 8th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस में मेलफिक होगा तो डिले या डिनाइल होगा क्या 8th हाउस के सिग्निफिकेंस प्राप्त करने में। ओके 8th हाउस के सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने में डिले होगा या डिनाइल होगा। जातक को क्या होगा, जातक को अगर पॉलिसी मनी है तो यहां पर जातक को पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, बिकॉज यहां पर 8th हाउस में मेलफिक है अगर है जातक को तो पॉलिसी के पैसा मिलने में या तो डिले हो सकता है या तो डिनाइल हो सकता है। ओके डिले भी हो सकता है, डिनाइल भी हो सकता है, इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन वैसे तो सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन जिनका भी 8th हाउस में मेलफिक है, ओके 8th हाउस में मेलफिक है, उसको निश्चित तौर पर किसी से सलाह भी लेना चाहिए कि ये क्या टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है। ओके 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी ऑकल्टिज्म सीक्रेट चीजों का भी होता है। 8th हाउस अनअर्न्ड मनी, अनअर्न्ड मनी मैंने बताया पेंशन डिविडेंड ये सब अनअर्न्ड मनी होता है जो आप कमाते नहीं। 9th हाउस इंडिकेट इंटरकास्ट मैरिज, रिलीजियस एक्टिविटी, फॉरेन ट्रेवल, फादर, फेट 9th हाउस बताता है। ओके पिता, फॉरेन ट्रेवल, रिलीजियस एक्टिविटी, फादर ये सारी चीज आपको 9th हाउस बताता है। ओके आप फॉरेन ट्रेवल करेंगे कि नहीं करेंगे ये 9th हाउस बताता है। आपके पिता के साथ आपका क्या रिलेशनशिप होगा ये 9th हाउस बताता है। ओके 10th हाउस इंडिकेट प्रोफेशन करियर, 10th हाउस इंडिकेट प्रोफेशन या करियर के बारे में बताता है। ओके प्रोफेशन आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा नहीं होगा ये 10th हाउस बताता है। 6th हाउस आप जहां काम करते हैं वो वर्क इन्वायरमेंट बताता है, मतलब आपके ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा होगा। 10th हाउस आपके प्रोफेशन बताता है। ओके आप क्या प्रोफेशन करेंगे, किस आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे ये 10th हाउस बताता है। 11th हाउस इंडिकेट योर अर्निंग इनकम, ओके अर्निंग इनकम, एल्डर ब्रदर बड़े भाई बहन। 3rd हाउस इंडिकेट योर यंगर ब्रदर्स या सिबलिंग। 11th हाउस इंडिकेट एल्डर ब्रदर या सिबलिंग को। ओके एंड ये एक एक्सेप्शनल हाउस होता है 11th हाउस, यहां पर मेलफिक हो, बेनिफिक हो, कोई भी हो। ओके मेलफिक हो, बेनिफिक हो, कोई भी हो, 11th हाउस में मेलफिक हो, बेनिफिक हो, कोई भी हो, ये अच्छा रिजल्ट देता है। ये एक एक्सेप्शनल हाउस है। ओके ये एक एक्सेप्शनल हाउस है, यहां पर मेलफिक भी अच्छा रिजल्ट देता है, यहां पर बेनिफिक भी अच्छा रिजल्ट देता है। 12th हाउस है हाउस ऑफ लॉस एक्सपेंडिचर का। ओके 12th हाउस हाउस ऑफ लॉस एक्सपेंडिचर का, यहां पर मेलफिक हो या बेनिफिक हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट वेदर इट इज अ मेलफिक और बेनिफिक प्लेस्ड देयर इन द 12th हाउस, आपका एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। ओके एक्सपेंडिचर होना ही वाला है। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर बेनिफिक है तो अच्छी जगह होगा, अगर मेलफिक है तो खराब जगह हो जाएगा, अनवांटेड जगह हो जाएगा। ओके 12th हाउस में मेलफिक प्लैनेट्स है तो अनवांटेड जगह एक्सपेंडिचर होगा, अगर बेनिफिक है तो अच्छी जगह एक्सपेंडिचर होगा। ओके 11th हाउस एक ऐसा हाउस है अर्निंग देता है, अगर अच्छा भी प्लैनेट्स हो तो भी अर्निंग देगा, मेलफिक प्लैनेट्स हो तो भी अर्निंग देगा। सो अर्निंग आपको हमेशा करेगा, चाहे वो राहु हो चाहे वो जुपिटर हो, आपको अर्न करवाएगा। ये एक एक्सेप्शनल हाउस है, यहाँ मेलफिक और बेनिफिक सब अच्छा ही रिजल्ट देता है। ओके सिर्फ एक बात यहां कहा जाता है कि अगर मेलफिक हो तो क्वेश्चनेबल मीन्स होता है, क्वेश्चनेबल मीन्स से जातक अर्न करता है। जैसे कोई व्यक्ति लिक्वर बेचे, शराब बेचे, ओके सो ये क्वेश्चनेबल मीन्स हो गया। हालांकि देश काल और परिस्थिति के बेसिस पर अभी गवर्नमेंट आपको परमिट करता है एंड उसके परमिशन के बाद ही आप जातक शराब बेचता है या कुछ भी बेच रहा है, मगर ये देश काल और परिस्थिति के बेसिस, सामाजिक दृष्टिकोण के बेसिस पर, ओके सामाजिक दृष्टिकोण के बेसिस पर उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है। मीन्स आप वैसा व्यक्ति जो समाज के नजर में उतना अच्छा नहीं है उसका सोर्स ऑफ अर्निंग, तो लेकिन वो अर्न शराब बेच के भी लोग अर्न करता है, काफी अर्न करता है, लेकिन सामाजिक अगर समाज के एज फॉर द सोसाइटी अगर वो अच्छा नहीं तो आप देखेंगे कि वहां पर मेलफिक 11th हाउस में होगा उसके। वही व्यक्ति जो डायमंड मर्चेंट है या कोई अच्छे कार्य कर रहा है जो समाज की दृष्टि में बहुत अच्छा प्रतिष्ठित वर्क है, सो उनका 11th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स होगा। ओके यहाँ पर जब मेलफिक नहीं होगा तो कैसे प्रेडिक्शन करना है ये सब का आप ट्रैक थ्योरम पढ़ेंगे। ओके आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स ट्रैक मेथड्स कि जब हाउसेस एक प्लैनेट्स देखे तो कैसे प्रेडिक्ट करना, ब्लैंक हो तो कैसे प्रेडिक्ट करना, सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न। यहाँ पर सुपरफिशियल एक
जनरल फर्स्ट लेयर ऑफ प्रेडिक्शन जो किस तरह से करते हैं मैंने वो एक बताया। हाउसेस का सिग्निफिकेंस देखिए, एक मेल पिक हो तो वो अपने दशा अंतरदशा में केवल देगा, चैलेंजेस देगा। दो मेलफिक हो जा तो कोई चैलेंजेस देता है उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड। एंड मैंने बेनिफिक और क्रूएल प्लैनेट्स के बारे में बताया कि किस तरह से आप उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंगली भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, नाउ 10th house and 6th house. Okay, promotion seen from 10th and 6th house. Now aspects. Okay, aspects क्या, दृष्टि क्या, दृष्टि ये remember it, I think it will take not more than 15 minutes. Okay, 15 मिनट के अंदर ही I will try to finish the today's session, 15 to 20 minutes maximum to maximum. And you join this live session. आप live session में आइए. If you will come, those who will come to the live session, okay, मैं यहाँ पर ही बता रहा हूँ कि you will get this slides. मैं live ही शेयर करूंगा, ये slides आप लोग को दूंगा. Those who will come the live, okay, live session आइए. Remember, बाद में आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे. ओके, बाद में मुश्किल होता है कि आप उसको, क्योंकि हर एक कोई अपने अपने वर्क में बहुत बिजी है लाइफ में, एंड आप उसको देख नहीं पाएंगे. यू अटेंड द सेशन लाइव एंड एज अ बोनस, ये मैंने नहीं कहा था कि आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, बट दोज हु विल अटेंड द सेशन लाइव विल गेट द पीडीएफ. मैं जो भी आज पढ़ा रहा हूँ ये वाला पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आई विल शेयर विथ यू. सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न एंड मार्स, ये प्लैनेट्स हैं एंड इनका आस्पेक्ट्स है. आस्पेक्ट्स मींस दृष्टि. दृष्टि का क्या मतलब होता है, हर प्लैनेट्स किसी खास पर्टिकुलर एंगल पर अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाता है. जैसे 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 जुपिटर 5th, 7th और 9th पर एस्पेक्ट दिखाता है. ओके, मींस दृष्टि देता है. सूर्य, चंद्रमा, मर्क्यूरी, वीनस 7th पर देता है. सैटर्न 3rd, 7th, 10th पर देता है. मार्स 4th, 7th, 8th पर देता है. हर प्लैनेट अपने से 7th को एस्पेक्ट करता है. हर प्लैनेट्स अपने से 7th को एस्पेक्ट करता ही करता है. जैसे ये यहाँ वीनस है तो वीनस अपने से 7th, 1 2 3 4 5 6 7, जो प्लैनेट जहां है वहां से आप 7 काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर वीनस का एस्पेक्ट है. ओके, वीनस का एस्पेक्ट यहाँ पर है. सो वीनस यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th हाउस है वीनस से. वीनस से 7th हाउस है. ओके, हर प्लैनेट्स अपने से 7th को एस्पेक्ट करता है, दृष्टि देता है, इन्फ्लुएंस करता है. हर प्लैनेट्स देखिए, जितना भी प्लैनेट्स है सब में 7 7 7 लिखा हुआ है. ओके, तो वीनस का 7th एस्पेक्ट यहाँ पर है. सो वीनस यहाँ इन्फ्लुएंस दिखा रहा होगा. जुपिटर का एस्पेक्ट देखिए 5th हाउस पर पड़ता है, तो यहां से काउंटिंग कीजिए. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5th हाउस यहाँ आया. 5th एस्पेक्ट. ओके, जुपिटर का 5th एस्पेक्ट कहां पर आया? यहां पर आया. मींस जुपिटर यहाँ इन्फ्लुएंस दिखाएगा. ये कौन सा हाउस है ये कैसे फाइंड आउट करें? तो हाउसेस काउंटिंग हमेशा हम लोग यहां से करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12th हाउस है. लग्न से ये 12th हाउस हुआ. लग्न से ये 1st हाउस है. 1st हाउस से ये 12th हाउस हुआ. तो जुपिटर का पंचम दृष्टि 12th हाउस पर गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12th हाउस हुआ. और जुपिटर से 5th एस्पेक्ट्स निकालना है, तो जुपिटर से काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5. ओके, जुपिटर से काउंट कर रहे 1 2 3 4 5, तो 5th एस्पेक्ट्स यहां पर आया. ओके, जुपिटर का 7th एस्पेक्ट कहां पर आएगा? तो जुपिटर से काउंट कीजिए 7. 1 2 3 4 5 6 7, 7th एस्पेक्ट यहां आया. तो ये कौन सा हाउस है ये कैसे फाइंड आउट करें? तो हाउस काउंटिंग का यहां से मेथड है. ये 1 ये 2, ये 2nd हाउस है. जुपिटर का 7th एस्पेक्ट 2nd हाउस पर आया. ओके, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट किस हाउस पर आएगा? तो यहां से काउंटिंग करेंगे. 9th यहां से काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, जुपिटर देखिए यहाँ पर जुपिटर का 9th एस्पेक्ट भी है. तो जुपिटर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th एस्पेक्ट यहाँ पर आया. सो जुपिटर का 9th एस्पेक्ट कहां पर आया? यहाँ पर आया. ये कौन सा हाउस है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हाउस काउंटिंग यहां से कीजिए. 1 2 3 4, जुपिटर का
नाइन्थ एस्पेक्ट्स फोर्थ हाउस में आया। वेरी गुड रवि जी। ओके, जुपिटर का नाइन्थ एस्पेक्ट्स फोर्थ हाउस में आया। क्लियर? हाउसेस हमेशा आपको यहां से काउंट करना है। एस्पेक्ट कैसे काउंट करना है? आपको प्लैनेट से एस्पेक्ट्स काउंट करना है। चंद्रमा का सेवेंथ एस्पेक्ट्स कहां पर आएगा? तो चंद्रमा से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ एस्पेक्ट्स यहां पर आया। मून का सेवेंथ एस्पेक्ट्स यहां पर आया। अब ये कौन सा हाउस है? हाउस काउंटिंग कैसे करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, सो ये 11 हाउस है। ओके, वेरी गुड प्रांजल जी, 11th हाउस। ओके, 11th हाउस है ये। चंद्रमा से ये सेवेंथ हाउस, चंद्रमा का जहां सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ा वो 11th हाउस है। ओके, मैंने आज के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में इसको दिया। आज के भी वीडियोस को, मॉर्निंग का भी जो मैंने वीडियोस दिया उसको 2-3 बार आप देखिए। जिन लोगों का बिल्कुल डे 1 है, आप में से बहुत लोग जो रिप्लाई दे रहे, वो उन लोगों ने कहा आज न्यू है, फिर भी आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं, वेरी गुड। ओके, आप आज की वीडियोस को 1-2 बार आप देखिए एंड निश्चित तौर पर आप उसको कम से कम एक बार कंप्लीट करके कल के क्लास में आइए, आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगा। ओके, कल भी मैं एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करूंगा। जो लोग बिल्कुल न्यू है, रिमेंबर, अगर उनको टाइम मिलता है तो कल का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस वो देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखें। बट जो लोग बिल्कुल न्यू है वो आज के मॉर्निंग का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एंड इवनिंग का लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर करूंगा। इट मे बी टुडे और बाय टुमारो मॉर्निंग मैं शेयर कर दूंगा। आप इस 2 वीडियोस को परफेक्ट करके आइए कल के इवनिंग के क्लास में। ओके, तभी आप डे 3 तक बहुत कुछ समझ पाएंगे। ओके, तभी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। मैं आपको इजी करने के लिए कल का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आप नहीं भी देखते तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कल का इवनिंग का क्लास या परसों का मॉर्निंग का क्लास करने में। ओके, संडे का मॉर्निंग क्लास आप समझ पाएंगे। लेकिन प्लीज 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 ये 2 वीडियोस मस्ट है, आप उसको देखिए, 1-2 बार देखिए। ओके, एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरा वो YouTube अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आप लोग कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड मेनी अदर वीडियोस आल्सो देयर, सो आप लोग को टाइम पर वो मिल पाएगा वहां। नाउ कमिंग टू द एग्जॉल्टेशन। एग्जॉल्टेशन क्या होता है? हर प्लैनेट्स किसी खास पर्टिकुलर साइन में एग्जॉल्टेड होता है। ओके, एग्जॉल्टेड का मतलब क्या हुआ? उच्च का मीन्स बहुत पावरफुल। सूर्य एरीज में, मेष राशि में उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है। मेष का मतलब क्या हुआ? जहां 1 लिखा रहे। ओके, दिस इज मेष साइन। ओके, दिस इज मेष साइन, मेष राशि यहां पर है। सूर्य अगर मेष राशि में तो वो उच्च का बोला जाता है, कि बहुत मजबूत स्थिति में बोला जाता है। चाहे वो 10 डिग्री पर हो, चाहे 15 डिग्री पर हो, चाहे 25 डिग्री पर हो, उच्च का है। डिग्री बोलने का क्या मतलब? देखिए यहां पर ये 7 डिग्री है। अगर यहां पर कैप्रिकॉर्न नहीं होकर एरीज रहता, ओके, कैप्रिकॉर्न नहीं होकर यहां एरीज रहता, सूर्य यहां पर रहता, सन यहां रहता, एंड ये किसी भी डिग्री पर होता, तो हम लोग कहते हैं कि ये काफी मजबूत स्थिति में है। 7 डिग्री हो तो भी है, 15 डिग्री है तो भी है। लेकिन अगर सूर्य 10 डिग्री पर हो, सूर्य अगर 10 डिग्री पर एरीज में हो तो परम उच्च का होता है, मीन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। सूर्य एरीज में चाहे किसी डिग्री पर हो, पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर 10 डिग्री पर आ गया, मतलब यहां एरीज में, सूर्य एरीज में हो और ये वाला जो डिग्री है ये 10 डिग्री होता, ओके, ये 10 डिग्री होता, तो कहते हैं हम लोग कि बहुत ही पावरफुल स्थिति है। ओके, बहुत पावरफुल स्थिति में। वैसा सूर्य का दशा अंतरदशा जातक के जीवन में जब चलेगा तो जातक को काफी अच्छा रहेगा। यहां पर मैं दशा अंतरदशा का भी गोल्डन रूल्स, ट्रैक मेथड्स का गोल्डन रूल्स यूज करके बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी दशा अंतरदशा का प्रेडिक्शन कर पाएंगे। रिमेंबर, मैंने जब ये कहा कि किसी भी दशा अंतरदशा का प्रेडिक्शन कर पाएंगे, मैं कुछ मास्टर रूल्स डेफिनेटली आपको साथ डे 3 में शेयर करूंगा। ओके, डे 3 में
दशा अंतरदशा का कुछ मास्टर रूल्स, ट्रैक थ्योरम का कुछ मास्टर रूल्स आई विल शेयर। वहां देखिएगा दशा इंटरप्रिटेशन किस तरीके से सिस्टम के तहत प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मीन्स एक सीक्वेंस फॉलो करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना कि स्पेकुलेशन से, ना कि ये आपको 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है तब आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। यू कैन इजिली डू द प्रेडिक्शन इफ यू नो द ट्रैक मेथड। आई विल शेयर द मास्टर कंसेप्ट कि किस तरीके से आप किसी भी दशा अंतरदशा का आप सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या इफेक्ट होने वाला डे 3 में। बी लाइव देयर इन डे 3। ओके, यहां सूर्य 10 डिग्री पर हो, एरीज में हो तो बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे वो किसी डिग्री पर भी हो, लेकिन अगर एरीज में तब भी वो स्ट्रांग है। ओके, चंद्रमा टॉरस में, वृषभ में उच्च का होता है, मीन्स बहुत मजबूत स्थिति में होता है। वृषभ मतलब जहां 2 लिखा रहता है उसको वृषभ बोलते हैं। देखिए यहां जहां भी 2 लिखा है वो वृषभ है। इस यहां पर अगर चंद्रमा रहता है तो वो क्या कहते हैं, वृषभ में होने की वजह से वो उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। साथ ही साथ अगर वो 3 डिग्री पर रहता तो वो परम उच्च का रहता है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग रहता है। मार्स का कैप्रिकॉन दिया, मकर साइन, और अगर वो 28 डिग्री पर कैप्रिकॉन में रहे तो परम उच्च का रहेगा। कैप्रिकॉन में चाहे किसी डिग्री पर रहे तब भी वो उच्च का तो रहेगा ही, एंड मजबूत स्थिति कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ सभी प्लैनेट्स का साइन दिया हुआ, उच्च का कौन कौन सा है एंड कौन सा डिग्री है, ये भी आपको यू हैव टू मग अप, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ डेबिलिटेशन साइन किसको कहते हैं, नीच का साइन किसको कहते हैं। सूर्य लिब्रा में नीच का होता है, किसी भी डिग्री पर हो नीच का होता है, लेकिन अगर 10 डिग्री पर हो तो परम नीच का होता है, मीन्स एक्सट्रीमली बैड आप कह सकते हैं कि परम नीच का, बहुत कमजोर, बैड मीन्स कमजोर। वहां पर आपको सूर्य का रेमेडीज करना चाहिए जिससे कि सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। ओके, सूर्य लिब्रा में रहे नीच का है, कमजोर है, लेकिन 10 डिग्री पर हो तो परम नीच का है। चंद्रमा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में रहे तो नीच का है, लेकिन अगर 3 डिग्री पर है तो परम नीच का है, बहुत वीक है। एक चीज याद रखिए, अगर आपको एक्सॉल्टेशन याद हो जाता है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। जैसे सूर्य एरीज में, एरीज जहां 1 लिखा हुआ है वहां उच्च का होता है, ठीक है, वहां उच्च का होता है। ठीक उसके अपोजिट वाले साइन 1 2 3 4 5 6 7 अपोजिट वाले साइन मीन 7th साइन लिब्रा में नीच का हो जाएगा। ओके, जिस साइन में वो उच्च का होगा उसके ठीक अपोजिट साइन में वो नीच का होगा। उतना पर्टिकुलर डिग्री पर, जिस पर्टिकुलर डिग्री पर वो परम उच्च का होगा उतना ही पर्टिकुलर डिग्री पर वो अपोजिट साइन में परम नीच का हो जाएगा। ओके, जैसे आप ये देखिए, सूर्य एरीज में 10 डिग्री पर उच्च का है, सूर्य एरीज में 10 डिग्री पर परम उच्च का होगा। उसी तरह से ठीक अपोजिट आइए, ये 7 लिखा हुआ, इसका मतलब लिब्रा हुआ, लिब्रा में 10 डिग्री पर अगर सूर्य हो तो वो परम नीच हो जाएगा। ओके, ये देखिए लिब्रा में सूर्य आया 10 डिग्री पर आया तो परम नीच का हुआ, एरीज में था 10 डिग्री पर तो परम उच्च का है। ओके, सो याद करने का एक तरीका है, यहां पर आपको याद करना ही है, ये किसी भी तरह से आपको याद करना है। आप जितना जल्दी याद करेंगे उतना ही अच्छा प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे। ओके, उच्च का नीच का, उच्च का मतलब उच्च का मतलब मजबूत है, नीच का मतलब कमजोर है, वहां रेमेडीज करने की जरूरत है। फिर एक डिग्री भी देखा जाता है, पर्टिकुलर खास एक डिग्री पर वो बहुत स्ट्रांग या बहुत वीक हो सकता है। नाउ कमिंग टू द मूल त्रिकोण है, ये लास्ट टॉपिक मैं ले रहा हूं आज के सेशन का, बिकॉज 60 मिनट्स में जितना हो सकता था वो मैंने कोशिश किया, एंड आई एम कवरिंग कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए। रिमेंबर, जो लोग बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, आज का और मॉर्निंग का आप जरूर से देखिए। ओके, मैं कल का टास्क में आपको कल का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देखने को कर रहा हूं, आप बाद में भी देख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, लेकिन आज मॉर्निंग का एंड इवनिंग का रिकॉर्ड वीडियोस आप जरूर से देखिएगा, लाइव सेशन रिकॉर्डिंग का। ओके, ना मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि होता क्या है। मूल त्रिकोण राशि प्लैनेट्स के कुछ साइन को मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। जैसे सूर्य लियो में मूल त्रिकोण राशि है, सूर्य का मूल त्रिकोण राशि लियो है, चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि टॉरस है, मार्स का मूल त्रिकोण राशि एरीज है, मर्क्यूरी का मूल त्रिकोण राशि वर्गो है, जुपिटर का सेजिटेरियस। मतलब ये कि सूर्य लियो में बहुत मजबूत स्थिति में आ जाता है, बहुत मजबूत स्थिति में। सूर्य अगर लियो में हो, सूर्य लियो यहां पर हुआ, सूर्य अगर यहां प्लेस्ड हो तो बहुत स्ट्रांग है। व्हाई? बिकॉज वो मूल त्रिकोण राशि है। ओके, चंद्रमा अगर टॉरस में है तो मूल त्रिकोण राशि हो गया चंद्रमा का
ओके, सो टॉरस में वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, चंद्रमा टॉरस में रहे तो वो बहुत स्ट्रांग रह जाएगा। मंगल का एरीज मूल त्रिकोण राशि है। ओके, एरीज मूल त्रिकोण राशि। सो मंगल अगर एरीज में हो तो बहुत स्ट्रांग स्थिति में आ जाता है। मर्क्यूरी का वर्गो मूल त्रिकोण राशि है। ओके, मर्क्यूरी का वर्गो मीन्स ये मूल त्रिकोण राशि है। अगर मर्क्यूरी यहां तो बहुत स्ट्रांग हो गया, और साथ ही साथ ये जेमिनी भी मर्क्यूरी का ओन साइन है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि कौन है? वर्गो है। सो वर्गो में रहेगा तो बहुत स्ट्रांग होगा कंपैरेटिवली जेमिनी। ओके, कंपैरेटिवली जेमिनी भी उसका ओन साइन है, वर्गो भी उसका ओन साइन है, लेकिन वर्गो मूल त्रिकोण राशि भी है, इसलिए वर्गो में मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके, वर्गो में मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज वो ओन साइन भी है और मूल त्रिकोण राशि है। ओके, अब यहां पर मूल त्रिकोण राशि का इस्तेमाल क्या है? ओके, जैसे चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि टॉरस है, मंगल मूल त्रिकोण राशि आप इसको यहां पर एरीज बोल रहे हैं। सो यहां तो मजबूत हो गया, ये मुझे ये समझ में आया, लेकिन इसका फर्दर क्या इस्तेमाल है, फर्दर क्या यूज है? आई एम शेयरिंग हियर द ट्रैक मेथड, कि ट्रैक मेथड के बेसिस पर आप इस चीज को कैसे फर्दर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मंगल का मीन्स वो प्लैनेट्स जिसका मूल त्रिकोण राशि उसका स्वयं का राशि हो। ओके, वो प्लैनेट्स जिसका मूल त्रिकोण राशि उसके खुद का राशि हो, वैसे केस में प्लैनेट्स अपने दशा अंतरदशा में अपने मूल त्रिकोण वाले साइन का रिजल्ट सबसे ज्यादा देता है। ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझते हैं। पहला ये देखिए, मंगल का जब भी दशा अंतरदशा चलेगा, दशा अंतरदशा का मतलब क्या होता है? देखिए, ये अभी विंशोत्तरी दशा चल रहा है, इस जातक के ऊपर सूर्य का दशा चला, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल का। ओके, इस तरीके से इसके ऊपर दशा चल रहा है। अभी फिलहाल ये जातक जुपिटर के दशा में है, राहु के दशा में ही है। ओके, राहु का दशा ही चल रहा है, एंड जातक को अभी राहु में कह सकते हैं कि आप चंद्रमा का अंतरदशा चल रहा है। ओके, राहु के महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा चल रहा है इस जातक को। सो ये दशा है। हर प्लैनेट्स अपने दशा में वो उस हाउस का इफेक्ट देता है जिसका वो ऑनर है, जिसका वो मालिक है। तो मंगल कहां का मालिक है? तो स्कॉर्पियो का मालिक है और एरीज का मालिक है। मंगल कहां का मालिक है? तो स्कॉर्पियो और एरीज का मालिक है। स्कॉर्पियो किस साइन में है? तो 9th हाउस में। एरीज किस साइन में है, किस हाउस में है? तो 2nd हाउस में है। ओके, सो मंगल अपने दशा अंतरदशा में 2nd हाउस और 9th हाउस का रिजल्ट देगा। ओके, मंगल बाउंड है कि वो अपने दशा अंतरदशा में सेकंड बिकॉज उसका एक साइन 2nd हाउस में, एरीज 2nd हाउस में और स्कॉर्पियो 9th हाउस में। सो मंगल को अपने दशा अंतरदशा में 2nd और 9th हाउस का रिजल्ट देना है। ओके, रिजल्ट देना है, लेकिन यहां पर इसका एक साइन मींस एरीज इसी मंगल का मूल त्रिकोण राशि भी हो जाता है। ओके, मंगल का मूल त्रिकोण राशि एरीज हो जाता है। इसके लिए अब क्या होगा कि मंगल एरीज मींस 2nd हाउस, स्कॉर्पियो मींस 9th हाउस, दोनों का रिजल्ट देगा, लेकिन 60 to 70% रिजल्ट वो 2nd हाउस का देगा, 30 to 40% रिजल्ट वो 9th हाउस का देगा। Why? बिकॉज जो उसका ओन साइन था उसमें से एक साइन उसका मूल त्रिकोण राशि हो गया, इस वजह से उस हाउस का वो साइन जिस हाउस में पड़ रहा है उसका वो इफेक्ट 60 to 70% देगा। ओके, 60 to 70% देगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहां पर सैटर्न देखिए, सैटर्न 11th हाउस का भी मालिक है, 12th हाउस का भी मालिक है। 11th हाउस का मतलब क्या हुआ? अर्निंग, इनकम। ओके, 12th हाउस का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर। 11th मीन्स अर्निंग, इनकम, 12th मीन्स एक्सपेंडिचर। सैटर्न यहां अर्निंग देगा या एक्सपेंडिचर करवाएगा? सैटर्न यहां अर्निंग देगा या एक्सपेंडिचर करवाएगा? ये किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं? यहां वो दोनों हाउस का मालिक है, अपने दशा अंतरदशा में निश्चित तौर पर वो
अर्निंग भी करेगा, एक्सपेंडिचर भी करेगा, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या उसको जातक को मिलेगा, क्या ये बता सकते हैं? सिंपल टेक्निक्स ऑफ ट्रैक थ्योरम। रिमेंबर, सिंपल टेक्निक्स ऑफ ट्रैक थ्योरम के बेसिस पर कॉम्प्लिकेटेड जो आंसर है उसको भी आप इजीएस्ट वे में आप दे सकते हैं। बहुत मुश्किल है अगर आपको ये टेक्निक ना मालूम हो तो ये बता पाना कि जातक को अर्निंग ज्यादा होगा या एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा जब सैटर्न के महादशा स्टार्ट होगा। लेकिन व्हेन यू नो द ट्रैक मेथड्स, रिमेंबर ट्रैक मेथड में आप क्या करेंगे, मूल त्रिकोण साइन आप देखिए पहले सैटर्न का मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस है। ओके, सैटर्न बाउंड टू गिव द रिजल्ट ऑफ houses where its own sign fall, means उसका own sign placed है, Capricorn 11th house में placed है, Aquarius placed in the 12th house, so Saturn is bound to give the result of 11th and 12th house, but क्योंकि 12th house जो Aquarius है उसका मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए Saturn 60 to 70% 12th हाउस का रिजल्ट देगा, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा। ओके, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा 60 to 70% एंड 30 to 40% निश्चित तौर पर जातकों को अर्निंग भी होगा, बढ़ेगा, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ओके, कई दफा लोग को मन में कंफ्यूजन रहता है, जैसे इसी केस में कि ये रहता है कि 11th हाउस का लॉर्ड है, लग्न में बैठा हुआ, इट इज वेरी गुड, सैटर्न का स्टोन पहन लो, सैटर्न काफी अच्छा रिजल्ट करेगा। व्हेन द नेटिव स्ट्रेंथेंड हिज सैटर्न, क्या होगा? सैटर्न को जब स्ट्रॉन्ग करेगा तो क्या होगा? इसका इनकम बढ़ेगा कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा? इस केस में टाइप योर आंसर, इनकम आई या एक्सपेंडिचर ई, टाइप योर आंसर, इनकम बढ़ेगा या एक्सपेंडिचर? वेरी गुड रवि जी, वेरी गुड प्रांजल जी, एक्सपेंडिचर। मनीषा जी वेरी गुड, अनुरुद्धा जी। दिस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड topics for others, but it is most easiest for you because you know the track methods. अगर इस चीज को आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, ये वीडियोस को आप सुनेंगे तो और परफेक्शन आते जाएगा, आप इजीली किसी भी चार्ट्स में इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर आप जब किसी भी प्लैनेट्स का इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, बहुत आसान है, हो जाएगा। आपको मूल त्रिकोण राशि पर ध्यान देना चाहिए, खासकर कि वैसे प्लैनेट्स जिसका ओन साइन ही उसका मूल त्रिकोण राशि है। देखिए यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा में का केस देखिए कि सूर्य का टॉरस, चंद्रमा का लियो, मार्स का एरीज, मर्क्यूरी का वर्गो। यहाँ पर कुछ साइन ऐसा है कुछ प्लैनेट्स ऐसे जिसका दो साइन है। ओके, दो साइन है, सो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका रिजल्ट ज्यादा मिलने वाला। कई दफा क्या होता है, एक साइन बहुत अच्छी जगह रहता है, दूसरा साइन खराब जगह रहता है, सो इनमें रिजल्ट कैसा आने वाला, खराब हाउसेस वाला कि अच्छे हाउसेस वाला, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये कि मूल त्रिकोण देखिए, मूल त्रिकोण वाला साइन जिस हाउस में रहेगा उस हाउस से रिलेटेड ही जातक को रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, दूसरे हाउस से रिलेटेड जातक को रिजल्ट मिलेगा लेकिन कंपैरेटिवली कम। ओके, कंपैरेटिवली कम।